हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारा जो नया टॉपिक है करंट अफेयर्स का वो क्या है, फाइनेंशियल अफेयर्स। ठीक है, फाइनेंशियल अफेयर्स। और पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम बातें क्या क्या करेंगे। कुछ खास नहीं है ये चैप्टर में। कुछ आरबीआई के बारे में बता रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हम पहले ही जो नेशनल बॉडीज़ है उस चैप्टर में कर चुके हैं ये। ठीक है, तो नेशनल लेवल बॉडीज़ है उसमें हम ये ऑलरेडी डिस्कस काफ़ी हद तक कर चुके हैं। तो कुछ नई बातें हम इस चैप्टर में और डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो यूनियन बजट आया, ठीक है, जो बजट आया 2020 का, उसमें कुछ एक नए इनिशिएटिव्स लिए सरकार ने, वो हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि गवर्नमेंट ने जो बैंकिंग सेक्टर के मर्जर के लिए जो पीएसयूज हैं, पीएसबी कह सकते हैं हम उसको, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो उनको मर्ज किया है। ठीक है, और जो मर्ज करने जा रहे हैं कुछ और बैंक्स, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और टैक्सेशन के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी यूनियन गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ एक बेसिक सी बातें हैं, ठीक है, जो हम इसमें पढ़ेंगे। कुल मिला के चैप्टर अगर आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ खास नजर आएगा नहीं, बट फिर भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो चलिए। तो पहले क्या है, करंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग। तो पहले तो बेटा बता रखा है इसके बारे में, आरबीआई के बारे में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने पहले ही बताया कि जब नेशनल लेवल बॉडीज़ का हमने जो टॉपिक किया था, तो वहाँ पे आरबीआई के बारे में पढ़ा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनल लेवल बॉडीज है। ठीक है, जो हमारा जितना भी देश का बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनको कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई जो है उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसके तहत बनी है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये बना है। आरबीआई एक्ट 1934 के जो हेड क्वार्टर्स थे, पहले कैलकाटा में थे, अब कहाँ पे है, मुंबई में। ये जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, वो पहले कहाँ थे, कैलकाटा। ठीक है, इसको कलकत्ता बोलते थे पहले, अब कैलकाटा बोलते हैं। ठीक है, और अब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, मुंबई में। ठीक है, इसका काम क्या है, करेंसी को प्रिंट करना, को पता ही है, करेंसी की प्रिंटिंग हो गया, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना, मनी का जो फ्लो है मार्केट में जो मनी फ्लो है उसको रेगुलेट करना। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो रेगुलेट करना। ठीक है, और जो बैंकों में जो लोन, बैंक जो लोन देता है, ठीक है, या बैंक जो एडवांसेस एक्सेप्ट करता है, एडवांसेस जो लोगों को देता है, या कह सकते हैं डिपॉजिट्स जो एक्सेप्ट करता है, वो रेगुलेट करना किसका काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है जी, तो चलिए स्टडी करते हैं इसको। क्या कहते हैं, आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1 1935। तो आपको याद रखना है कि कब एस्टेब्लिश हुआ, 1 अप्रैल 1935 को, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सेंट्रल ऑफिस ऑफ द आरबीआई वॉज इनिशियली एस्टेब्लिश इन कैलकाटा। मैंने बताया कि पहले इसका जो सेंट्रल ऑफिस था वो कहाँ पे था, कैलकाटा में। ठीक है, बट बाद में जो परमानेंटली शिफ्ट कहाँ कर दिया गया, मुंबई में, 1937 में। तो याद रखना है कि पहले इसका जो हेडक्वार्टर्स थे, ठीक है, जो ऑफिस था वो कहाँ पे था, मेन कैलकाटा में, अब बाद में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया इनका, मुंबई में। ठीक है, द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर गवर्नर सिट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। आपको पता है कि गवर्नर होता है आरबीआई का, जो शशिकांत दास गुप्ता हैं। ठीक है, इस समय क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। तो पहले क्या थे, जो उर्जित पटेल थे वो थे। ठीक है, उससे पहले क्या थे, रघुराम राजन थे। आपको थोड़ा सा याद होगा अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो जो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं देश की, ठीक है, जो क्या है मॉनिटरी पॉलिसीज़ हैं देश की, वो कहाँ बनती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो ओरिजिनली प्राइवेटली owned, since nationalization in 1949, the RBI is fully owned by the government of India। तो जब ये बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस समय तो ये क्या था, प्राइवेटली ऑन था। बट 1949 में क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी नेशनलाइजेशन हुआ देश में। ठीक है, उसमें क्या था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि सारा कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में आ गया। ठीक है, अब मेन जो फंक्शंस हैं वो क्या है, पहले है मॉनिटरी अथॉरिटी। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो देश की जो मौद्रिक नीति है, तो इंग्लिश में बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी, वो कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है फिजिकल पॉलिसी, ये क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, मॉनिटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में क्या आता है, टैक्सेशन, कितना खर्चा करना है, कितनी इनकम आएगी,
ये सारा किस में आता है? फिस्कल पॉलिसी में। कितना टैक्स लगाया जाए, कितना घटाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, ये सारा किस में आता है? फिस्कल पॉलिसी में। तो बजट आता है गवर्नमेंट का, ठीक है। मॉनेटरी में तो होता है कि पैसे का प्रवाह, ठीक है। मार्केट में मनी का, जो मनी को रेगुलेट करना है, मार्केट में जो मनी को रेगुलेट करना है, दैट इज कवर्ड अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या आता है? रेपो रेट तय करना, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पे आरबीआई क्या है कि बैंकों को लोन देती है, ठीक है। जिस दर पे क्या है कि बैंकों को लोन देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकों को लोन देती है। फिर आता है रिवर्स रेपो, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अलावा आ जाता है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, फिर आ जाता है बैंकिंग सेक्टर रेगुलेशन, ठीक है। कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज, ठीक है जी। अब देखिए रेपो रेट क्या है, मैंने समझाया। रेपो रेट क्या है कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं, बैंक्स अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं, तो जो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है बैंकों को, ठीक है, वो क्या है? रिवर्स रेपो। बैंक जब उधारा लेंगे आरबीआई से, आरबीआई जो चार्ज करेगा वो रेपो। बैंकों के पास जब सरप्लस लिक्विडिटी है, सरप्लस कैश है, तो बैंक जो अपने सरप्लस लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं विद द आरबीआई, तो आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है बैंकों को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो, ठीक है। ओएम है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट को पैसा क्या है कि मार्केट में डालना होता है, ठीक है। मार्केट में जब पैसा डालना है तो आरबीआई क्या करता है? सिक्योरिटीज बाय करता है। आरबीआई क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो इशू करता है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट से जब लिक्विडिटी सक आउट करनी होती है, मार्केट से जब पैसा निकालना होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? सिक्योरिटीज इशू करता है मार्केट में, ठीक है। और जब आरबीआई को पैसा मार्केट में डालना होता है, तो क्या करता है? वो बाई करता है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बाई करेगा, उससे क्या होगा? लोग बेचेंगे, तो लोग बेचेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा। दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आरबीआई क्या है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, सिक्योरिटीज जो है वो सेल करता है मार्केट में या बाई करता है। मार्केट में अगर क्या है कि जो लिक्विडिटी है, कैश निकालना है बाहर, ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है? सिक्योरिटीज इशू करेगा। अगर मार्केट में क्या है कि लिक्विडिटी डालनी है, ठीक है, लिक्विडिटी डालनी है, तो आरबीआई क्या करेगा? ठीक है, आरबीआई क्या करेगा? तो फिर क्या है, उसको जो है बाई करेगा, ठीक है। जब बाई करेगा, लोगों से बाई करेगा, तो लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे, तो लोगों के पास कैश आएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। ओएमओ क्या है? ये हो गया हमारा प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, आपको पता ही है। तो नोट छपते हैं, ठीक है, 10 के, 50 के, 100 के, 200 के, ठीक है। 1000 का बंद हो गया, 500 के हो गया आपका, ठीक है, 2000 का हो गया। ये कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और पूरे के पूरे जो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, ये कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या बताया मैंने? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। जैसे कि सुना होगा आपने मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, ठीक है। तो इनको जो रेगुलेट करता है, ये कौन करता है? ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। कुछ आइडिया लगा आपको? फिर क्या है कि जो मैंने बताया आपको, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम मैंने बताया, एडवांसेस को रेगुलेट करना, जो बैंकों के डिपॉजिट्स हैं को रेगुलेट करना, ठीक है। तो ये सारा काम किसका है? फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज। और देखिए फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया हुआ? फेमा, ठीक है, फेमा 1929, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1929। अब इसमें पावर्स किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो फॉरेन करेंसी को जो रिटेन करना, तो रेगुलेट करना भी किसका काम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। करेंसी की बात हम कर चुके, ठीक है। आरबीआई क्या करेंसी छापता है। डेवलपमेंट जोन, ठीक है। अब मार्केट में देखिए, जो लोगों के खाते खुलवाने, फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आनी,
ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या होता है कि समाज का हर तबका क्या है कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ सके। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब समाज का हर तबका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उससे जुड़ सके। ठीक है। तो उसको क्या है कि लाना, जैसे कि आप जनधन खाते हैं, जनधन खातों में क्या है कि गरीब से गरीब आदमी का खाता खोल दिया गया, कि गरीब से गरीब आदमी का क्या है कि अकाउंट खोल दिया गया जनधन अकाउंट के जरिए। ठीक है। तो ये क्या एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ठीक है। ये एक तरह का डेवलपमेंट रोल भी आ जाता है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बिल्कुल। अब इसके लिए क्या बनी हुई है, इसकी सब्सिडरी कंपनी है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब आपने देखा होगा जो हम पेटीएम गूगल पे वगैरह करते हैं, पेटीएम गूगल पे वगैरह करते हैं, ये किसके जरिए करते हैं हम। ठीक है। एनपीसीईआई, इसका एनपीसीईआई जो है का क्या है जो उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो जो पेमेंट सिस्टम है, सेटलमेंट सिस्टम है, चेक लगाते हैं, आपने मुझे चेक दिया, मैंने लगाया, ठीक है, आपके खाते में डेबिट हुए, मेरे खाते में क्रेडिट हुए, ये सारा सेटलमेंट सिस्टम कौन देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके और बैंकिंग के साथ जुड़े हुए, इन सभी के साथ जुड़े हुए जो और अदर फंक्शंस हैं उसे कौन देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप उसी चीज़ को जो हमने डिस्कस किया तो उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको फटाफट करते हैं, कुछ खास इसमें नहीं है। क्या कहते हैं, मॉनिटरी अथॉरिटी। ठीक है। मॉनिटरी अथॉरिटी में क्या आ गया, फॉर्मुलेट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटर्स द मॉनिटरी पॉलिसी। मैंने पहले ही क्लियर किया कि मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है। ठीक है। जैसे मैंने बताया था अभी, मॉनिटरी पॉलिसी में क्या आता है, रेपो रेट तय करना, रिवर्स रेपो रेट तय करना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, मार्केट में कितनी लिक्विडिटी चाहिए, प्रिंटिंग कितनी करनी है करेंसी की, ये सारा किस में आता है, मॉनिटरी पॉलिसी में। और दूसरी मैंने आपको बताई थी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है, जैसे टैक्स घटाना बढ़ाना, बजट बनाना, ठीक है, कितने खर्चे होंगे, कितने रेवेन्यू आएगा सरकार को, ये सारा किस में आता है, ये हमारा आता है फिस्कल पॉलिसी में। बट ये काम किसका होता है, सरकारों का, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं होता। ठीक है। कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का, सही है कि क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना। ठीक है। मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। देखिए दो बातें इकट्ठे लिखी हैं, एक प्राइस स्टेबिलिटी की बात की है, एक ग्रोथ की बात की है। वो कैसे, प्राइस स्टेबिलिटी में आता है कि इन्फ्लेशन, आरबीआई का पूरी कोशिश होती है कि ग्रोथ भी हो, तरक्की भी हो। ठीक है। और क्या है कि जो महंगाई दर है वो भी ना बढ़े, जो महंगाई दर है वो भी ना बढ़े। गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा कहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम किए जाएं। गवर्नमेंट का पूरा इंसिस्टेंस होता है कि गवर्नमेंट की पूरी सोच होती है, कोशिश होती है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको नीचे किया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, घटाए जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाए जाए। बट आरबीआई की पूरी कोशिश होती है कि हाँ भी नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाने बढ़ाने का बाद में देखते हैं, वो पहले देखते हैं कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, यानी इन्फ्लेशन है वो बढ़े ना। ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया फिर क्या है कि निचले तबके के लोगों को क्या है कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को लेके आरबीआई को बैलेंस करना होता है, किसको, दो चीज़ों को, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का घटना ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, कि ब्याज की दरें जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ग्रोथ कम होगी। ऐसा क्यों, देखिए जब हम ब्याज की दरें इतनी महंगी कर देंगे कि लोगों को कुछ खरीदना मुश्किल हो जाएगा, तो मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो लोग कहेंगे किराए पे अच्छा है, प्रॉपर्टी क्या खरीदनी है। ठीक है। तो क्योंकि हमारे हर एक पैसे की क्या होती है, कीमत होती है, एक टाइम वैल्यू होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है पर एनम, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं प्रॉपर्टी में लगाऊं या कहीं और लगाऊं, मैं तो चुप करके एफडी करवा दूंगा। क्या करवाऊंगा, एफडी, मुझे पता है ये 7-8 साल में मेरा 10% के हिसाब से कंपाउंडिंग होगी, 7 to 8 ईयर्स में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, 7 to 8 ईयर्स में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आरबीआई को क्या है कि ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन में बैलेंस करना है, ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन में, ठीक है, बैलेंस करना है। ठीक है जी। फिर कहते हैं कि नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना। ठीक है। वो हमने बताया कि जैसे बैंकिंग ऑपरेशन है, ठीक है, एडवांसेज हैं, डिपॉजिट्स हैं बैंकों में, कुछ चीज़ों को रेगुलेट करना, पूरा बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। प्रिस्क्राइब ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस विद इन विच द कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शंस। ठीक है। ये ब्रॉड पैरामीटर्स बताता है, प्रिस्क्राइब करता है कि ये इन पैरामीटर्स पे हमारा बैंकिंग सेक्टर वर्क करेगा। ठीक है। हमने देखा होगा एनपीए, सुना होगा आपने, एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक ने जब लोन दिया होता है, ठीक है, बैंक ने जब लोन दिया होता है तो बैंक को जब
इवन कि ब्याज भी नहीं मिलता 90 दिन से ज़्यादा, बैंक को जो अपने उस लोन के ऊपर ब्याज भी नहीं मिलता, इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, तो उसे बोल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो अकाउंट क्या हो गया, एनपीए, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। 90 डेज़ का पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। 90 डेज़ अगर बैंक को की लोन पे, ठीक है, अगर लगातार इंटरेस्ट नहीं मिलता तो दैट इज़ कॉल्ड एनपीए, ठीक है। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं ये भी कौन तय करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रिस्क्राइब्स ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस within which the country banking and financial system functions. Objective: maintain public confidence in the system, protect depositors' interest, and provide cost-effective banking services to the public. ठीक है, क्या कहते हैं, एक तो क्या है कि लोगों का विश्वास बना रहे बैंकिंग सेक्टर में, और दूसरा जो डिपॉजिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। जैसे आपने देखा होगा अभी एक कांड हुआ था येस बैंक का, ठीक है। उससे पहले किसका कांड हुआ था, पीएमसी का, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, ठीक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो था। अब देखिए पीएमसी में बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ था, आप जैसे मेरे जैसों का बहुत पैसा फंस जो जमा था। अब वो बैंक क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। वो बैंक है कि लोगों के पैसे दे नहीं पाया। अब बताइए, जो वहाँ पे मुझे याद है कि एक कोई क्या नाम था उसका, पायलट, हाँ, एक शायद स्पाइस में वो बंदा काम करता था, ठीक है, जो जेट एयरवेज में, हाँ। तो उसकी क्या थी, वो मतलब पायलट था वो बंदा। तो पहले तो क्या था, वही जो कंपनी थी, ठीक है, एयरलाइंस थी, वो कंगाल हो गई और उसकी वो पायलट की जॉब चली गई। उसके बाद क्या हुआ, उसका कुछ करोड़ रुपया क्या था उस बैंक में पड़ा था एफडी के तौर पे, एफडी के रूप में उस बैंक में पड़ा था। वो बैंक भी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, है कि नहीं। वो बंदा यानी कि जीते जी मर गया एक तरह का। क्यों, पहले तो क्या है कि वो जॉब गई, ऊपर से उसका पैसा भी गया, है कि नहीं। तो यानी कि अब आरबीआई ने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। आरबीआई अगर कुछ चाहता तो शायद उसको प्रोटेक्ट कर सकता था। उसके बाद येस बैंक भी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। यहाँ पे भी करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ था, बट यहाँ पे आरबीआई ने क्या है कि इसको क्या है, प्रोटेक्ट कर लिया। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, कुछ और बैंकों ने मिलकर इसको क्या है, टेक ओवर कर लिया, बचा लिया। टेक ओवर नहीं किया, मतलब पैसा डाल दिया उसमें, शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। तो लिक्विडिटी डाली तो बैंक बच गया। तो यानी कि ये क्या है कि अब यहाँ पे तो आरबीआई ने बचा लिया, पर यहाँ नहीं बचाया, तो चलो कहीं तो बचाया, है कि नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है कि जो डिपॉजिटर्स हैं, आप जैसे मेरे जैसे जो भोले वाले, ठीक है, डिपॉजिटर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना किसका काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। एंड प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज, ये तो सही सही बात है। अब देखिए हम इतनी बैंकिंग की सर्विसेज लेते हैं, एक एक मिनट में घर बैठे बैठाए हम बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या चार्जेस लगते हैं। हम जैसे हम अपने घर बैठे नेट बैंकिंग करते हैं, एनईएफटी करते हैं या आरटीजीएस करते हैं, ठीक है, कोई पैसा ही नहीं लगता उस पर। आईएमपीएस करते हैं, थोड़ा सा चार्जेस होते हैं। अब पेटीएम वगैरह करते हैं, कोई चार्जेस ही नहीं होते। अब ये क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज यही है कि यानी कि इकॉनमी जो है, ठीक है, इकॉनमी जो है वो क्या है कि लोग जो हैं वो ऑनलाइन सिस्टम में आए, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, कैश कम से कम यूज़ हो, और दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है एक अर्थव्यवस्था के लिए कि लोग जहाँ पे क्या है कि कैश में बिलीव करने की बजाय ये क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, ठीक है। फिर कहते हैं कि मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हम बात कर चुके हैं। जैसे फेमा है एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1929। यहाँ पे क्या है कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है कि फॉरेन करेंसी को मैनेज करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, यही कि जो फॉरेन करेंसी को प्रिजर्व करना, ठीक है, और जो फॉरेन जो ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसको बढ़ावा देना, ठीक है। तो फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, यानी इंपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट, एंड पेमेंट, पेमेंट क्या है, जैसे आपने बाहर जाना है, ठीक है, या इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, पैसे चाहिए या पैसे आएंगे, तो उसको क्या है कि जो पेमेंट है फॉरेन एक्सचेंज में, जो पेमेंट है उसको फैसिलिटेट करना। तो फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज में जो पेमेंट सिस्टम है उसको प्रमोट करना, उसको फैसिलिटेट करना, और जो फॉरेन करेंसी की ऑर्डरली डेवलपमेंट के लिए काम करना। देखिए 1990-91 में एक ऐसा टाइम आ गया था तो इंडिया के पास क्या है कि कुछ हफ्तों का इंपोर्ट के लिए पैसा रह गया था। इंडिया के पास फॉरेन करेंसी बचे ही नहीं थी। तो आपको पता होगा कि 1991 में एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस जो डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एट द टाइम। तो उसके बाद क्या था कि ये एलपीजी का जब कॉन्सेप्ट लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद जाके क्या है कि हाँ भी इसको क्या है कि एक बढ़ावा दिया गया कि हाँ भी जो इंडियन मार्केट है ये पूरी ओपन अप हो,
इंडियन मार्केट जो है वो क्या है ओपन अप हो, और क्या है कि जो करेंसी है वो क्या है कि उसको ओपन अप लिबरलाइज कर दिया गया। कोई बाहर जाना चाहता है जा सकता है, आना चाहता है आ सकता है, पैसे ले जा सकता है ला सकता है, मतलब उसको ईज़ कर दिया गया। तो क्या है काफ़ी ईज़ कर दिया गया। ठीक है, फिर है इशूअर ऑफ करेंसी। अब हम बात कर चुके हैं। अब जो करेंसी है नोट है, ठीक है, 10 का 50 का 20 का 100 का 200 का 500 का 2000 का, ये छापने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय केंद्र बैंक। इश्यूज एंड एक्सचेंज और डिस्ट्रॉयज करेंसी एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। जब 500 और 1000 के नोट बंद किए थे 2016 में, आपको याद होगा। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने क्या है कि बंद किए थे। ठीक है, किया तो उसे आरबीआई ने था। ठीक है, ये ताकत आरबीआई की होती है, नहीं कि प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, चलो, नहीं नाम उन्हीं का ही है, करवाया तो उन्होंने ही था। तो क्या है कि इश्यूज एंड एक्सचेंज और डिस्ट्रॉयज करेंसी एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। अब 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए, तो उसको क्या करना था? बाद में डिस्ट्रॉय करना था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टू गिव द पब्लिक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स एंड इन गुड क्वालिटी। ठीक है, जितनी मार्केट में लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, अराउंड उतनी लिक्विडिटी क्या है मार्केट में देना। ठीक है, और गुड क्वालिटी के कॉइन्स वगैरह और नोट्स वगैरह देना, कि ये नहीं कि जेब में फटे पड़े पड़े फट गए। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट जोन। परफॉर्म्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रपोर्शनल फंक्शंस टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्योंकि अब गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, अब देखोगा केंद्र सरकार की स्कीम्स होती हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करवाना, उसमें सहायता करनी, ये किसका काम है? साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम भी होता है। ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है कि केंद्र की नीतियों को लागू करने के लिए, केंद्र की जो पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी क्या है कि पॉलिसीज उस प्रकार से मोल्ड करता है। जैसे गवर्नमेंट